हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आपको पता है कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय में पूछे गए प्रश्न सभी का हम पार्ट बाय पार्ट आपको लाते हैं सीरीज 25 क्वेश्चन का, ठीक है। और इसमें काफ़ी डिस्कशन, फुल्ली डिस्कशन के साथ आता है। तो आप लोग बने रहिए, इस वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है और काफ़ी आपको आने वाला एग्जाम में लाभप्रद भी सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कह रहे कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो जल की घनत्व जो है वह किस पर सर्वाधिक होता है, तो वो होता है आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बात करते हैं जल की, तो जल का जो फॉर्मूला होता है, जल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। इस जल में जो घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन आपसे पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी है, ठीक है। जल का अधिकतम तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करते हैं जल का, तो 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर, पानी गर्म करने पर आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आयतन घटता है, ठीक है, घटता है, आयतन घटता है, ठीक है। जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने पर, से ज्यादा गर्म करने पर आयतन क्या हो जाता है, तो आयतन जो है आपका बढ़ता है। आयतन क्या होता है, तो बढ़ता है। ये इतना मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जब हम पानी को 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन 4 डिग्री प्लस जब होगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल का सूत्र H2O होता है। घुलनशील विटामिन जल में जो है बी और सी है, ठीक है, बी और सी, 2 अक्षर का जल है। ये भी आपको 2 अक्षर का जल है और 2 अक्षर का ये हो गया बी और सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जो ऊष्मा का संचरण होता है, जैसे कि पारा में, ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है, पारा एंड ठोस में ऊष्मा का संचरण अगर आपसे पूछेगा कि किस माध्यम से होता है, तो संचरण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि द्रव एंड गैस में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है, तो संवहन विधि द्वारा। कैसे होता है, तो संवहन विधि द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, संवहन विधि द्वारा होता है। तो ये दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि पारा हो गया, ठोस हो गया, उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है, जबकि द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से, तो संवहन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की तो ये चला था आपको 1939 से लेकर के 1945 के बीच में, 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने से काफी जो है सभी देशों को जो है काफी घटा हुआ, तो सभी लोग संगठन मिलकर के क्या किए, एक संगठन का निर्माण किया, ठीक है, यूएनओ का गठन किया, यूएनओ,
ठीक है। यूएनओ का जो गठन हुआ वह जो है कब हुआ था, तो 1945 में हुआ, ठीक है। अगर आपसे डेट पूछेगा तो बता दिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ। यूएनओ का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। कि अब से कोई देश युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। सब इसमें जो है बिना परमिशन लिए हुए कोई युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो यूएनओ का जो गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ की बात करते हैं तो इसका जो वर्तमान सदस्य है, वर्तमान सदस्य, ठीक है, वर्तमान सदस्य जो है 193 है। कितना है, 193 है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि 193वां कौन है, 193वां देश जो है वह कौन है, तो ये आपको दक्षिणी सूडान है। कौन है, दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान जो है सूडान से अलग होकर के आया है, ठीक है। दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो ये जो है सूडान से अलग हुआ था, सूडान से अलग हुआ था। कब हुआ था, तो 2011 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सूडान से दक्षिणी सूडान जो अलग हुआ था वह कब हुआ था, तो 2011 ईस्वी में, ठीक है, 2011 ईस्वी में। यहाँ से आपसे पूछता है कि बताइए इसकी राजधानी, दक्षिणी सूडान की जो राजधानी थी वह कहाँ है, तो ये है जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, जूबा है, ठीक है। और सूडान की राजधानी अगर आपसे पूछेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी तो खार्तूम है। कहाँ है, खार्तूम, कहाँ है, तो खार्तूम है, ठीक है। कहाँ है जी, तो खार्तूम है, ठीक है। कहाँ है, तो खार्तूम है, ओके। तो ये हो गया दक्षिणी सूडान और सूडान। मेन रूप से 193वां सदस्य जो है कौन है, दक्षिणी सूडान है। और दक्षिणी सूडान कहाँ से आया, सूडान से आया। कब आया, 2011 में आया। सूडान की राजधानी खार्तूम, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। इतना सारा बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो बताइए भारत के आजादी के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे। आजादी के समय हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में हुआ, ठीक है। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। क्या लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या सिराज गोपालाचारी थे, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के समय पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के, यहां से देखिए याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन थे। लेकिन यहीं पर अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा देगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी, श्री गोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो यहाँ से दो बातें को ध्यान में रखना है कि अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछे तो श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है। श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो ये बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन के समय जो है गवर्नर थे। इसी के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। आपको पता है इस बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल विभाजन कब हो गया था, 1905 में, तो 16 अक्टूबर को, ठीक है। पहले इसका जो है घोषणा होता है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है, घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को होती है।
ठीक है। लेकिन जो विभाजन हो जाता है, विभाजन जो होता है वह कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दोनों के बीच में एक स्वदेशी आंदोलन होता है बंगाल में, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1905 में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। तो घोषणा 20 जुलाई को होती है, उसी को विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन होता है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, और उसका विभाजन फिर भी विभाजन कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि कौन सा, बताइए कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की बात कर रहा है, तो आईएनसी की बात करते हैं हम लोग, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, कांग्रेस की स्थापना वो कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। ये जो इसको शॉर्ट में हम लोग आईएनसी भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुआ था, स्थापना किसने किया था, बताइए किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के किया गया था। जब इसकी स्थापना हो रहा था तो उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर की बात करते हैं तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और इसकी जो प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं, प्रथम बैठक तो मुंबई में हुआ था, है ना, प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ? तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता से क्वेश्चन आपका आता है, अध्यक्षता से किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये ए.ओ. ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड सेना थे, यही आंसर हो जाएगा, रिटायर्ड सेना थे, क्या थे? रिटायर्ड सेना। तो कौन सा आईसीएस अधिकारी, यही हो गया आईसीएस अधिकारी, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85 में गठन में शामिल रहा, तो कौन रहा? ए.ओ. ह्यूम। ये था पूरा आईएनसी के बारे में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस जो शब्द है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का जो मतलब होता है वह क्या होता है? तो वाद विवाद, है ना, वाद विवाद मतलब चर्चा करना, वाद विवाद, ठीक है। ये जो कांग्रेस है, ये जो कांग्रेस वर्ड है या जो शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? शब्द की बात करते हैं तो यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। और ये शब्द किसने दिया था ये भी पूछता है। ये जो शब्द है देने वाला कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। तो इतना फिलहाल याद रखिए, ये जो शब्द दिए थे किसने, शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किया था, गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। प्रथम बैठक मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। कांग्रेस का मतलब वाद विवाद होता है और शब्द अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसके प्रथम बैठक में अगर देखा जाए तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की जो राजधानी है वह कहाँ है? म्यांमार की राजधानी, तो म्यांमार की बात करते हैं हम लोग तो इसकी राजधानी है नाई पैताब। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नाई पैताब। म्यांमार की राजधानी नाई पैताब है, ठीक है। बात करते हैं म्यांमार का, तो म्यांमार आपको पता ही होगा कि म्यांमार जो है और भारत का शासन साथ में चलता था, ठीक है।
तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार का जो शासन है, शासन 1935 के अधिनियम के पूर्व है ना, म्यांमार का शासन 1935 के अधिनियम के पूर्व साथ साथ चलता था। ये बातें ध्यान में रखना है। लेकिन है ना, लेकिन क्या हो गया, 1935 के अधिनियम के बाद, 1935 के अधिनियम के बाद है ना, म्यांमार का जो शासन है भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार का शासन जो है भारत से अलग कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बताइए कि म्यांमार का जो शासन है या तो फिर म्यांमार का जो अधिकार मिला वह किस अधिनियम के तहत मिला, तो 1935 के अधिनियम के तहत मिला, या अलग किसके तहत किया गया, तो 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, म्यांमार काफी चर्चा में रहता है। म्यांमार में स्थित रंगून है, रंगून, ठीक है, म्यांमार में स्थित क्या है, रंगून। और रंगून में कहाँ बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, भेज दिया गया था। जब 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, तो उसको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ करके कहाँ भेज दिया गया था, रंगून निर्वासित कर दिया गया था, और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो म्यांमार में स्थित रंगून में अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, या फिर निर्वासित बोल दीजिए। ठीक है, निर्वासित किया गया था, निर्वासित है ना, निर्वासित किया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है कि बताइए कौन सा अंतिम मुगल शासक था जिसको रंगून भेजा गया था, अर्थात म्यांमार भेजा गया था। ठीक है, रंगून की एक बात, म्यांमार में स्थित रंगून में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, और वहीं पर इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, वहीं पर क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, कह रहा कि तमस की बात करते हैं हम लोग, तो तमस जो है उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये आपको भीष्म साहनी, ठीक है, बलराम साहनी के भाई है, बलराम साहनी के भाई। ठीक है, बलराम साहनी के क्या हैं, तो भाई हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की अगर हम बात करते हैं, भारत के सबसे बड़ा उपन्यासकार हैं, भारत के सबसे बड़ा उपन्यासकार हैं। ठीक है, कौन, तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किस खिलाड़ी को बताइए, क्या सुशीला देवी को, वंदना कटारिया को, गुरजीत कौर को, विश्वनाथन आनंद को, किसको दिया गया था, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद। इनका जो संबंध है, विश्वनाथन आनंद का जो संबंध है वह किससे है, तो शतरंज से है। किससे है, शतरंज से है। किससे है, शतरंज से है। ठीक है, तो किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये कब से दिया जाता है, कब से, तो ये दिया जाता है आपको 1992 से दिया जाता है ना। इसका नाम परिवर्तित कर दिया है, नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और रख दिया क्या, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है, तो नाम परिवर्तित करके इसको मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रख दिया गया है। अब आपसे पूछता है कि मेजर ध्यानचंद्र का जो संबंध है वह किससे है, तो संबंध की बात करते हैं तो ये हॉकी से है। किससे संबंध है,
तो हॉकी से संबंध रखता है, किसे रखता है, हॉकी से संबंध रखता है, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। इतना सारे बातें आपको ध्यान में रखना है। और ये जो नाम परिवर्तित किया गया था वो कब किया गया, 2021 में, 2021 में, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारतीय आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि कौन थे, तो ये थे आपको क्लीमेंट इटली थे। कौन थे, क्लीमेंट इटली, ठीक है। तो आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। आपसे पूछता है कि बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगर देखा जाए तो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था। आपसे पूछता है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन था, लॉर्ड पामर्स्टन था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामर्स्टन था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 57 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। और पूछता है कुछ, हाँ, आज़ादी के समय क्लीमेंट इटली हो गया, ठीक है। आज़ादी के समय कौन था, क्लीमेंट इटली। तो ये बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। ये वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आरबीआई के बारे में। आरबीआई का जो गठन हुआ था, इसका गठन आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो हुआ था वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी हेडक्वार्टर की, तो इसकी हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, मुंबई में है, ठीक है। और पूर्व में जो था वह कोलकाता में था, लेकिन कोलकाता से 1937 ईस्वी में ट्रांसफ़र करके हेडक्वार्टर इसको कहाँ कर दिया गया, मुंबई में। तो वर्तमान वाला जो याद रखना है मुंबई में, पूर्व वाला पूछेगा कोलकाता में। ट्रांसफ़र कब किया गया था, 1937 ईस्वी में, ठीक है। इतना बातें आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आरबीआई की बात करते हैं तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक, ठीक है। इसमें आम जनता के लिए जो है खाता नहीं होता है। ये सब जो बैंक रहता है, एसबीआई जैसे हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो ये सबका जो है खाता इसमें रहता है। बैंकों का बैंक मतलब ये बैंकों का मालिक होता है, ठीक है, बैंकों का मालिक होता है, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका प्रथम अध्यक्ष था ओसबर्न स्मिथ था, ठीक है। ओसबर्न स्मिथ था प्रथम अध्यक्ष। और अगर हम बात करें कि प्रथम
प्रथम भारतीय अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख था। सीडी देशमुख था। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर भारतीय पूछेगा तो सीडी अध्यक्ष नहीं, इसको गवर्नर कहिए। प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है, अध्यक्ष बोल दिए, गवर्नर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ था, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख था, ठीक है। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं मुंबई में। पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? 1937 में कोलकाता ईस्वी में। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई का जो पंजीकरण हुआ था, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। तो ये बातें, इतना सारी बातें आपको आरबीआई के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह कौन है? तो आपको विजय किशोर रहटकर हैं। विजय किशोर रहटकर हैं। वर्तमान की बात कर रहे हैं। इसमें जो पूछा गया था पुराना था, पुराना याद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं वर्तमान बता रहा हूं। तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहटकर थे, ठीक है। बात करते हैं इस महिला आयोग की। तो इस महिला आयोग की जो स्थापना हुआ था, 31 मार्च को हुआ था। 31 मार्च 1992 को हुआ था। 31 मार्च 1992 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 31 मार्च 1992 को हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल या तो फिर 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, मतलब जो भी पहले हो, 3 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, यानी कि मतलब 60 वर्ष में जैसे कि पद संभाले तो 60 3 63 तक चलेगा। लेकिन अगर 62 में ज्वाइन किए, 63 में ज्वाइन किए तो 63 में 3 जोड़ेगा 66 हो जाएगा, नहीं 65 में उसका जो है सेवानिवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो पंचशील समझौता की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हस्ताक्षर हुआ था ये कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हस्ताक्षर हुआ था 1954 में, 1954 में हुआ था, 1954 में। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था उस समय पीएम कौन थे? तो भारत के जो पीएम थे, भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू थे, ठीक है। और चाइना के तरफ से कौन थे? तथा चीन की तरफ से अगर देखा जाए तो चीन के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो चाउ एन लाई थे। ये दोनों के बीच में जो है हस्ताक्षर के साथ जो है पंचशील समझौता हुआ था। उसमें 5 गो मुद्दा पर जो है करार हुआ था, लेकिन चाइना ने उसका उल्लंघन करते हुए चीन का युद्ध किया, ठीक है। तो भारत और चीन युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1962 में हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन युद्ध जो है कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। 1962 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं हम लोग, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है।
राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग के जो अध्यक्ष थे, आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष जो थे एम एस स्वामीनाथन थे। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो है आपको हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है कब आया था? तो ये आया था 1966-67 में, 66-67 में आया था। हरित क्रांति कब आया था? तो 1966 से 67 के बीच में। ठीक है, ये हरित क्रांति जो है किस फसल में आया था? किस फसल में? तो फसल अगर पूछेगा तो गेहूं में आया था। कहाँ आया था? गेहूं में आया था। किस फसल में आया था? तो गेहूं में आया था। अगर आपसे पूछे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का जो जन्म स्थल है, जन्म स्थल, तो जन्म स्थल बताना है पंतनगर, पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये भारत के संदर्भ में था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है बताइए? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। लिख देते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तब पूना समझौता की बात करते हैं तो ये हुआ था आपको 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, है ना। थोड़ा सा बात समझते हैं। ये जो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, ठीक है, एक सांप्रदायिक पंचांग आया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, है ना। सांप्रदायिक पंचांग, सांप्रदायिक पंचांग रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो सांप्रदायिक पंचांग जो आया था ये किसके द्वारा आया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा आया था। और इसमें दलितों का के द्वारा आया था, जिसमें क्या था? दलितों का बंटवारा का वर्णन था, दलितों का बंटवारा का क्या था? उल्लेख था। तो जैसे ही यह योजना आया तो महात्मा गांधी यरवादा जेल में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवादा जेल में थे। और उन्होंने यह सुन करके क्या किए? यरवादा जेल में ही अनशन करना शुरू कर दिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किए? तो महात्मा गांधी अनशन करना शुरू कर दिए। ठीक है, और अंततः क्या हुआ? तो अनशन के बाद जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक जो है समझौता हुआ। ठीक है, तो महात्मा गांधी प्लस वी आर अम्बेडकर, है ना, वी आर अम्बेडकर के बीच, है ना, पूना समझौता हुआ। समझौता इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। समझौता हुआ, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? तो पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? तो दलितों को जो है विधानसभा में काफ़ी जो है स्थान दिया गया, और भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा काफ़ी दलितों के लिए कार्य किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है मामला सुलटा। ओके, तो महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, और डेट अगर पूछेगा तो 24 सितंबर को। और ये सांप्रदायिक पंचांग किसके द्वारा आया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं हम लोग
करा महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और देखिए लगता है तो ये तो हो ही गया है ना, डबलिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन, करा प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? तो राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये थे आपको त्रावणकोर से। किससे जुड़े थे? त्रावणकोर से। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं हम लोग। करा बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में आपको सोन का भी है, सोन एंड नर्मदा का जो उद्गम स्थल है, मतलब कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपको कहाँ से? तो अमरकंटक से कौन कौन? तो सोन और नर्मदा। सोन की बात करते हैं तो सोन जो गंगा नदी में सोन जो है पटना के गंगा नदी में क्या होता है? सोन जो है पटना के गंगा नदी में क्या होता है? तो मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, सोन से याद है सोन नहर का जो निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है। सोन नहर का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हमारे बिहार में कोसी है। ठीक है, कोसी। तो कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक है। बिहार का शोक कहलाता है। बिहार का शोक क्या कहलाता है? तो कोसी नदी कहलाता है। कोसी नदी क्या कहलाता है? तो बिहार का शोक कहलाता है। ठीक है। कोसी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है, उद्गम क्या आपको पता है? इसका उद्गम कहाँ होता है? नेपाल से, है ना। नेपाल के गोसाई थान से उद्गम, गोसाई थान नेपाल, है ना। गोसाई थान नेपाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और ये बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। सबसे टेढ़ी मेढ़ी, सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाला यही है। अगला क्वेश्चन, करा बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये तो हो ही गया है, रिपीट कैसे हो गया? सोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं हम लोग 218 नंबर के। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, तो पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम जो है हसरत मोहानी ने किया था। हसरत मोहानी ने किया था। हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद जो है पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन। ठीक है। मद्रास अधिवेशन 1927 में रखा गया था। 1927 में रखा गया था लेकिन असफल रहा। लेकिन क्या रहा? असफल रहा। सफल जो पूर्ण रूप से था यही लाहौर अधिवेशन वाला था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन वाला था। तो इसको याद रखना है। सबसे पहले जो है हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन 1927 में रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह सफल रहा था। ठीक है। पूर्ण रूप से जो सफल रहा था ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, करा वर्ष 2024 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है। तो 4 प्रकार के टेनिस ओपन होता है। पहला की बात करते हैं तो आपको
फ्रेंच ओपन होता है ना, फ्रेंच नहीं, ऑस्ट्रेलियन, ले ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो आपको फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन। दूसरा कौन होता है? फ्रेंच ओपन होता है। तीसरा की बात करते हैं विंबलडन होता है, विंबलडन होता है, ठीक है। और चौथा की बात करते हैं तो क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन होता है, ठीक है। अमेरिकन, अमेरिकन होता है। तो ये 4 गो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपको विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पुराना में पूछा गया था, मैंने करंट बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा ये महिला में जो है जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा। और ये कहाँ के रहने वाला था? चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। तो बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, ठीक है। तो 2024 विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये बारबोरा क्रेजिकोवा, क्रेजिकोवा, ठीक है। इसी में अगर पुरुष में पूछे 2024 विंबलडन पुरुष, पुरुष में, तो पुरुष में यहाँ पर बता देते हैं, पुरुष में, पुरुष में किसने जीता है बताइए? विंबलडन में पुरुष में अगर बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज है ना, ध्यान से हट गया था, कार्लोस अल्कराज, अल्कराज जीता है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज जो है ये आपको कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, स्पेन के, ठीक है, स्पेन के। यहाँ से क्वेश्चन कभी कोई दाग देता है, कहाँ से संबंध है? तो स्पेन से। कार्लोस अल्कराज किसको हरा करके? तो ये जो है हरा करके, हरा कर, तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच था, नोवाक जोकोविच था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो मिस्र के काहिरा बिल्कुल सही है, केनिया के नैरोबी ये भी सही है, सूडान के खार्तूम हो जाएगा, ठीक है, खार्तूम, खार्तूम। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नहीं, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग बिल्कुल नहीं होगा। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है कैप टाउन है। क्या है? प्रिटोरिया, 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 प्रिटोरिया है। और इसकी संसद की बात करते हैं, संसद, तो संसद जो है आपको क्या है? कैप टाउन है, कैप टाउन है, ठीक है। इसकी मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा, तो मुद्रा जो है आपको क्या है? रैंडी है ना, मुद्रा क्या है? तो रैंडी है, रैंडी, मुद्रा क्या है? रैंडी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो आपको रैंडी है। इसकी संसद का नाम क्या है? तो कैप टाउन है, कैप टाउन सिर्फ, ठीक है, रैंड, रैंड, दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड के लेखक जो है आपको कौन है? तो आर.के. नारायण है। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण, आर.के. नारायण। और किसका है? मालगुडी डेज के लेखक भी आर.के. नारायण है। मालगुडी, मालगुडी डेज का लेखक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? आर.के. नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण, आर.के. नारायण, आर.के. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर अवस्थित है। महानदी कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। महानदी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस महानदी का इसका जो उद्गम होता है, उद्गम, तो उद्गम जो होता है वह छत्तीसगढ़ के
रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर पर्वत से, रायपुर के सिहावा नामक पर्वत से, ठीक है। तो उद्गम जो होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा नामक पर्वत से होता है, ठीक है। महानदी का, अगर इस महानदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 885 है, 885 किलोमीटर है। महानदी की जो लंबाई है वह कितना है, 885 किलोमीटर है। ब्राह्मणी एंड बैतरणी इसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, तो इस महानदी की, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह क्या है, दामोदर है। कौन है, दामोदर है। और दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना जो हुआ था 1948 में हुआ था। अगला है, करण निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो फसल की खेती होती है सर्वाधिक, वो आपको होती है धान की होती है। किसकी होती है, धान, ठीक है। धान जो है सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक धान जो होता है वह तेलंगाना में होता है, तेलंगाना में होता है, ठीक है। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में जो सर्वाधिक होता है, बिहार में कहाँ, तो रोहतास जिला में होता है सर्वाधिक धान, रोहतास जिला में होता है, ठीक है। गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना जो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक वह यूपी में होता है। कहाँ होता है, यूपी में होता है, यूपी में, ठीक है। गेहूं का उपज भी सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा तो पंजाब में होगा। कहाँ होगा, पंजाब में होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना है। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको इराक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इराक। तो दिनार किस देश की मुद्रा है, इराक की है, ठीक है। और ईरान की मुद्रा अगर देखा जाए तो रियाल है। और चीन की मुद्रा युयान है, या फिर रेमनवी है, ठीक है। इराक की मुद्रा दिनार बताइए दिए। इंडोनेशिया का रुपया है, रुपया इंडोनेशिया का क्या है, तो रुपया है ना। इराक का दिनार है, यहीं पर लिख देते हैं, याद करने में आसानी होगा। इराक का दिनार हो जाएगा, ठीक है। अब राजधानी पर आते हैं। चीन की राजधानी जो बीजिंग है, कहाँ है, बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। ईरान की अगर हम बात, अगला है मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो आर.के. नारायण, अभी कुछ देर पहले बताए थे, आर.के. नारायण, ठीक है। आर.के. नारायण हो गया। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, आर.के. नारायण। मुल्क राज आनंद की बात करते हैं तो अनट चेवल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको मुल्क राज आनंद है। और क्या है, कूली पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। आर.के. लक्ष्मण की बात करते हैं तो ये भारतीय कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है 25 क्वेश्चन था, 1-2 को रिपीट इसमें हो गया था, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। तो कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर GK GS डिस्कशन ऑफिशियल पर चला जाएगा। आप वहाँ से जा करके इसको अध्ययन कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, तभी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। पहले वीडियो, तब आप PDF पढ़िएगा, तो आपको दिमाग में प्रवेश करेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।